हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव अधिकार आयोगों के बारे में, जिसमें आता है आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और राज्यों में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है ना। तो ये मेंस के साथ साथ प्री का भी हिस्सा है, और जिन भी स्टेट की एग्जाम्स में अभी तक ह्यूमन राइट एक्ट है सिलेबस में, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। बाकी अभी जैसे 2020 के सिलेबस में हम देखें तो एक्ट को हटा दिया है, बट ये कमीशन जो है वो प्री और मेंस दोनों के सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए हमको इसको डिटेल से समझना है। तो चलिए समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको समझना है कि ह्यूमन राइट्स होते क्या हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ह्यूमन राइट्स ये होते हैं जो हर इंसान को जन्म से मिले होते हैं, मतलब आपका इंसान होना काफ़ी है ऐसे अधिकारों के लिए, उनको ह्यूमन राइट्स हम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो राइट्स होते हैं ये लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। आपको इसमें आते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी और डिग्निटी। किसी भी व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीने के लिए समानता का, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार जो है ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आता है। ये सारे अधिकार एक तो हमारे संविधान ने हमको दिए हुए हैं, इट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऑल्सो इट इज एम्बॉडीड इन द, साथ ही बहुत सारे जो इंटरनेशनल कोवेनेंट होते हैं, सम्मेलन होते हैं, संधियां होती हैं, या फिर बहुत सारे कोर्ट के जो फैसले आते हैं उनके द्वारा भी ये इन्फोर्सिएबल होते हैं। तो उन सारे सोर्सेज के आधार पर, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, चाहे संविधान में कोई प्रावधान हो तो वो वाले सोर्सेज से, चाहे भारत ने कोई इंटरनेशनल मंच पर कोई ट्रीटी या कोवेनेंट में पार्टिसिपेट किया हो और वहाँ पर हस्ताक्षर किया हो, या फिर कोर्ट ने कोई डिसीजन में बहुत सारे राइट्स जो इंसानों को दिए हों उनके देश के लिए। ठीक है ना। तो वो सारे जो राइट्स रहेंगे वो ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ह्यूमन राइट्स जो एक्ट है हमारा 1993, जिसमें 2019 में अमेंडमेंट हो गया है, उसके सेक्शन 2 में ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है ना। तो कहीं भी आप ह्यूमन राइट की डेफिनेशन लिखेंगे तो आप ये सोर्स मेंशन कर सकते हैं कि एज पर द ह्यूमन राइट एक्ट सेक्शन 2 ये है ह्यूमन राइट की डेफिनेशन। ठीक है। तो हिंदी में हम इसको पढ़ेंगे कि भारत के संविधान में अदालतों द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं द्वारा गारंटीकृत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से संबंधित अधिकार वो होते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है आपको जन्म से प्राप्त होते हैं, और आपका केवल मनुष्य होना काफ़ी होता है। जो इंसान है उसको कुछ अधिकार मूलभूत जो है वो हमेशा मिले रहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका लिंग क्या है, आपका नस्ल क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ऐसी संधियों के द्वारा हमने कुछ ऐसे अधिकारों को रिकॉग्नाइज कर रखा है जिनको हम ह्यूमन राइट कहते हैं। तो भारत ने 1993 में, आपको पता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, जिसको हम PHRA भी कहते हैं, ये अधिनियम संसद से पारित कर रखा है 1993 में। और इस अधिनियम के अंतर्गत 3 चीज़ों का गठन किया गया है। सबसे पहले जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया है, मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको हम NHRC कहते हैं। दूसरा होता है राज्य स्तर पर, जिसको हम कहते हैं राज्य मानवाधिकार आयोग। और तीसरा होता है ह्यूमन राइट कोर्ट्स, भी कुछ विशेषीकृत कोर्ट बनाए जाते हैं जहां पर विशेष प्रकार की ह्यूमन राइट की सुनवाई ही होती है। ठीक है ना। तो ये है ह्यूमन राइट की बेसिक डेफिनेशन, और आपको इस एक्ट का नाम याद रखना है। बहुत सारी स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में PHRA जो है ये एक्ट के बारे में ही पूछा जाता था। जैसे कि MPPSC 2019 में आप देखें तो ये एक्ट भी सिलेबस में था, तो वहाँ आपको सारे सेक्शंस याद रखने पड़ते थे, पढ़ने पड़ते थे। क्योंकि अब 2020 के सिलेबस से ये एक्ट हटा दिया गया है, लेकिन जो लोग मेंस दे रहे हैं उनको अभी भी एक्ट पढ़ना पड़ेगा। और 2020 के लिए आपको इसको प्री और मेंस दोनों के हिसाब से पढ़ना है। आपको कमीशन के बारे में भी पूछा जा सकता है और प्री में भी पूछा जा सकता है, और मेंस में लिखने के लिए भी इसके फंक्शन वगैरह वाले आप पूछे जा सकते हैं। तो हम ओवरऑल ह्यूमन राइट को एक कंक्लूजन लिखने की कोशिश करें तो कुछ अधिकारों को हम ब्रॉडली इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आते हैं असेंबली, मतलब इकट्ठे होने का अधिकार, एसोसिएशन, ग्रुप बनाने का अधिकार, समूह का अधिकार, मूवमेंट, कहीं भी आने जाने का अधिकार, रिलीजन, अपने मनपसंद धर्म को स्वीकारने और उसको पालन करने का अधिकार, स्पीच, कुछ भी बोलने का अधिकार। ठीक है ना। इसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार। इसके अंतर्गत आप RTI 2005 को भी याद रखेंगे आप। प्रेस की स्वतंत्रता, किसी भी इंफॉर्मेशन को, जो जर्नलिज्म की स्वतंत्रता है, थॉट्स, अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो ये इनसे संबंधित कुछ ब्रॉड कैटेगरीज के अंतर्गत जो भी कुछ राइट्स आते हैं उनको हम ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत काउंट करते हैं कि वो सारे ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें क्या हुई हैं।
तो जब हमारा यूनाइटेड नेशन बन गया उसके बाद में देखो, जब यूनाइटेड नेशन की अगुवाई में जब यूडीएचआर बन रहा था, और यूडीएचआर को हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये हम 1948 की बात कर रहे हैं। जब बहुत सारे देश आज़ाद हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि चूंकि बहुत सारे देशों में साम्राज्यवाद या कॉलोनाइजेशन के कारण लोगों को अधिकार नहीं मिले हुए थे और लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था जो वहाँ के राज्य के निवासी थे या नेशनलिस्ट थे, तो उनके लिए ऐसी घोषणा की गई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कि हम सब मिलकर कुछ ऐसे अधिकार बनाते हैं जो पूरी दुनिया में हर देश जो भी इस यूनाइटेड नेशन का भाग है उनको अपने देश के नागरिकों को देना चाहिए, ठीक है ना। तो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को अडॉप्ट किया गया। किसने? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने, जिसको हम अनगा भी कहते हैं। तो अनगा ने मिलकर कुछ राइट्स बनाए और इनको बोला कि इनको साइन करेंगे तो इनको हम बोलेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। मतलब इनको हम कहेंगे कि आपके मानवीय अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र इनको हम कहा जाएगा, ठीक है ना। तो 10 दिसंबर 1948 को इसको साइन किया गया और 10 दिसंबर को इसीलिए जो है हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। तो भारत ने भी इसमें साइन किया था और भारत की ओर से उस समय जब प्रधानमंत्री नेहरू जी थे तो इन्होंने इसमें भाग लेने के लिए श्रीमती हर्षा मेहता को इसमें भेजा हुआ था और हर्षा मेहता ने जो है महत्वपूर्ण सुझाव इसमें दिया था। उस समय इसका जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है इसमें पहली लाइन ये आती है कि कानून के नज़र में ऑल मैन आर सेम बाय बर्थ। तो हर्षा मेहता ने सुझाव दिया था कि ऑल मैन नहीं होना चाहिए, ऑल ह्यूमन उसमें होना चाहिए, क्योंकि पहले ऑल मैन को ही ऑल पॉपुलेशन मान लिया जाता था। वो एक पैट्रियार्कल सोसाइटी को रिजेंपल करता था वो सेंटेंस जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन का भाग था। तो हर्षा मेहता ने बोला ऑल मैन क्यों होना चाहिए, इसको ऑल ह्यूमन होना चाहिए। तो ये एक महत्वपूर्ण अमेंडमेंट हर्षा मेहता जी ने सुझाव दिया था जो नेहरू जी ने इनको पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा था। तो ये डिक्लेरेशन पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन की एक मीटिंग हुई थी 1991 में पेरिस में, और वहाँ मिलकर उन्होंने फिर से जो है एक पेरिस प्रिंसिपल के नाम से डिक्लेरेशन घोषित किया था जिसमें ह्यूमन राइट्स की बात की गई थी। और 1948 से लेकर 1991 के बीच में ह्यूमन राइट्स में जो चेंजेस आए थे उनको एक अपडेट के फॉर्म में दोबारा पेरिस प्रिंसिपल के रूप में डिक्लेयर किया गया। तो भारत ने इसमें पार्टिसिपेट किया और साइन किया, और बाद में भारत ने अपने देश में जो इसी के बैकग्राउंड में आपको याद रखना है कि भारत ने फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 लागू किया, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी में प्रोविजंस किए गए हैं कि एक सेंट्रल केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर जो है आयोग बनेगा। और ह्यूमन राइट बिल 2019 में पास हो चुका है अभी, तो इसमें लेटेस्ट में जो है इसमें संशोधन हो चुके हैं और इसके कारण देश में बहुत ज़्यादा इसका विरोध भी हुआ था। हम वो समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ है। तो यही बात हमने हिंदी में भी कही है, यूडीएचआर आपको याद रखना है। और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा एक्ट का मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं। ये है एक्ट जो भारत ने पास किया था 1993 में। इसमें देखो क्या कहा गया है, इसमें लगभग 43 धाराएं हैं। सेक्शन कितने हैं? 43 सेक्शन हैं और 8 चैप्टर के रूप में इसको डिवाइड किया गया है 2019 में। इसी सेक्शंस में कुछ सब सेक्शन जोड़ के इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं। तो आपको याद रखना है चैप्टर 5 में जो है सेक्शन 21 में बात की गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट, मतलब सेक्शन 21 में बताया गया है कि राज्य स्तर पर एक मानवाधिकार आयोग होगा, और सेक्शन 3 में बताया गया है कि केंद्र स्तर पर एक ह्यूमन राइट आयोग हो गया, ठीक है ना। तो एस्टेब्लिशमेंट आपको याद रखना है कि स्थापना के बारे में कौन कौन से आर्टिकल में कहा गया है, तो ठीक है ना। तो आर्टिकल 3 में कहा गया है एनएचआरसी के बारे में, और आर्टिकल 21 में कहा गया है आपका एसएचआरसी के बारे में, मतलब राज्य स्तर पर जो मानवाधिकार आयोग बनेगा तो उसके बारे में बात कही गई। जो 2 आर्टिकल आपको अच्छे से याद रखनी है। कुछ चीज़ें और आपको याद रह जाएंगी क्योंकि वो दोनों ह्यूमन राइट्स कमीशन में सेम है और उसमें आपको सेक्शन भी आसानी से याद हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको गिनती याद रखनी है 3, 4, 5, 6, और यहाँ से 21 बता दिया आपको, 3 याद ही और 21 मैंने आपको यहाँ बता दिया, तो दोनों का एस्टेब्लिशमेंट हो गया। तो 3 के बाद यहाँ 4 में अपॉइंटमेंट होगा, तो यहाँ अपॉइंटमेंट राज्य में होगा तो 22 में अपॉइंटमेंट होगा। यहाँ 5 में रेजिग्नेशन की बात होगी और रिमूवल की, तो यहाँ 23 में रेजिग्नेशन रिमूवल की बात होगी। यहाँ 6 में टर्म ऑफ ऑफिस बताया जाएगा और यहाँ पे भी राज्य में टर्म और ऑफिस
बताया जाएगा। यहाँ भी देखो साथ में बताया जाएगा कि एज ए मेंबर टू एक्ट एज अ चेयरपर्सन और डिस्चार्ज एज फंक्शन इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, यही बात 25 में राज्य स्तर पर बताई जाएगी। तो आपको यदि एक इसका सीक्वेंस याद है 3 से लेके 4, 5, 6, 7 तक, तो आपको आसानी से सेम आप कंडीशन लगा देंगे राज्यों में, जो शुरू होगा 21 से और 22, 23, 24, 25 तक आपको याद हो जाएंगे। तो आपको लिखने के लिए भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आर्टिकल मेंशन करके लिख सकते हैं, तो आपका आंसर जो है बहुत इफेक्टिव बन जाएगा। अब आप देखते हैं कि इस कमीशन में अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। तो देखो अब दोस्तों इसको अच्छे समझ लेना आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। तो याद रखना आप, एक 6 सदस्यीय कमेटी बनती है और ये कमेटी सुझाव देती है। ये अपना व्यक्ति ए को सिलेक्ट करके भेजेगी कि इस व्यक्ति को मेंबर बनाओ, और उसको अपॉइंट कौन करेगा, तो राष्ट्रीय स्तर पर करेगा प्रेसिडेंट और राज्य स्तर पर करेगा गवर्नर। अब वो 6 मेंबर जो कमेटी बनती है, जो इस व्यक्ति को सिलेक्ट करती है, उस कमेटी में कौन कौन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें 6 मेंबर में कौन कौन होते हैं, तो पहले हम देखते हैं पार्लियामेंट में, मतलब केंद्र स्तर पर क्या होगा, राष्ट्रीय स्तर पर। तो देखो एक कमेटी बनती है 6 लोग की, उसमें एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होते हैं आपके होम मिनिस्टर, फिर होते हैं लोकसभा का स्पीकर होंगे, फिर होंगे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और फिर दोनों हाउसेस के लीडर ऑफ अपोजिशन इसमें होते हैं। ठीक है, तो 6 मेंबर आपको हो गए। ये 6 मेंबर जो होते हैं मिलके, यहाँ आपको याद रखना, यहाँ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपसे कंफ्यूज कर सकता है। यहाँ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो वो वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो जाती है, तो उनको इसमें नहीं लेते। मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इससे बाहर होते हैं। तो राज्यसभा में जो सेकंड व्यक्ति कौन होता है उनके बाद, वो होता है डिप्टी चेयरमैन। ठीक है ना, तो यही बात हम, जिसमें आपको हिंदी में आपको यही बात बताऊं, तो एनएचआरसी जो राष्ट्रीय स्तर पर मानव अधिकार आयोग बनेगा, इसमें एक तो होंगे प्रधानमंत्री, दूसरे होंगे गृह मंत्री, ठीक है ना, 2 हो गए, तीसरे होंगे स्पीकर होंगे लोकसभा के, चौथे होंगे जो डिप्टी स्पीकर होंगे राज्यसभा के, ठीक है ना, स्पीकर को वहां राज्यसभा लेंगे। इसके बाद हम लेंगे विपक्ष का नेता, और विपक्ष का नेता जो होगा वो दोनों सदनों का होगा, लोकसभा का भी होगा और राज्यसभा का भी होगा। इस तरीके से ये 6 लोग मिलके जो है व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे। ये कमेटी मिलके बनाएगी व्यक्ति को अपॉइंट करने के लिए कि कौन कौन व्यक्तियों को सिलेक्ट किया जाएगा, और वो 6 व्यक्ति जो भी व्यक्ति को सिलेक्ट करेंगे उसको अपॉइंट कौन कर देगा, राष्ट्रपति के द्वारा उसका अपॉइंटमेंट हो जाएगा अपनी पोस्ट पर। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति ही इनको आसानी से हटा सकता है और उसी के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर डिप्टी चेयरमैन होता है और 6 मेंबर कमेटी मिलकर व्यक्तियों को अपॉइंट करती है। सेम स्तर पे हम देखेंगे तो वही होगा राज्य में भी। राज्य में बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा। अब याद रखना, बस ये याद रखना है कौन कौन से राज्यों में जो है जहाँ पे भी काउंसिल नहीं है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद नहीं है, तो वहां पर वो 2 मेंबर कम हो जाएंगे फिर तो चीफ मिनिस्टर हो गया, मतलब मुख्यमंत्री हो गया, होम मिनिस्टर गृह मंत्री हो गया, ठीक है ना। उसके अलावा जो विधानसभा है, विधानसभा में उसका जो विपक्ष का नेता होगा वो रहेगा लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना। इसके अलावा रहेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहां दोनों हाउसेस में दोनों सदनों का विपक्ष का नेता रहेगा, और स्पीकर रहेगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, और चेयरमैन रहेगा लेजिस्लेटिव काउंसिल का। तो चूंकि राज्य में तो वाइस चेयरमैन का कुछ वैसी प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां सीधे चेयरमैन ही लिया जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई आपको। तो अगर किसी जिन भी राज्यों में, जैसे कि मध्य प्रदेश में जहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो वहां ये मेंबर नहीं होगा और दूसरा ये मेंबर नहीं होगा, तो कितने मेंबर होंगे वहां? 4 मेंबर की कमेटी बनेगी जो व्यक्ति को अपॉइंट करेगी, और उसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा होगा? गवर्नर के द्वारा होगा। वही बात हम हिंदी में भी देख लेते हैं कि जो SHRC बनेगा राज्यों में, उसमें एक तो होगा CM, दूसरा होगा गृह मंत्री होगा राज्य का, ठीक है ना, तीसरा होगा आपका जो विधानसभा है, इसमें विपक्ष का नेता होगा विधानसभा, और चौथा होगा क्या? चौथा होगा आपका स्पीकर जो होगा, जो आपकी विधानसभा का स्पीकर जो विधानसभा का स्पीकर होगा वो सिलेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये 4 लोग मिलके जो है, 4 मेंबर सदस्य जो है, जो भी व्यक्ति सिलेक्ट होगा उसको अपॉइंट करेंगे, और आप गवर्नर के द्वारा जो है, राज्यपाल के द्वारा उसकी नियुक्ति हो जाएगी और राज्यपाल के द्वारा ही उसको हटा दिया जाएगा। बात आपको समझ में आई? तो इस तरीके से जो है संसद के अधिनियम के द्वारा इन सब का गठन किया जाएगा, और इस कमेटी में 6 लोग होते हैं, और जिन राज्यों में 2 हाउस नहीं है वहां पर 4 मेंबर की कमेटी मिलकर उस व्यक्ति का सिलेक्शन करती है।
अब देखो कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो एनएचआरसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो अब देखना जहां भी इनसे संबंधित मुद्दा होता है वहां एनएचआरसी या जो मानवाधिकार आयोग है उसकी बात की जाती है। जहां आर्बिट्रेरी अरेस्ट या किसी भी व्यक्ति को बिना बताए गिरफ्तारी कर दी जाती है या नजरबंद कर दिया जाता है, ठीक ना। जैसे कि किसी को देशद्रोह का आरोप लगा दिया और उसको कुछ मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारे जैसे आपको पता है कि यूएपीए होता है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, देशद्रोह के आरोप लगा दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कस्टोडियल टॉर्चर है, किसी की हवालात में मौत हो जाए, आपने सुना होगा, तो वहाँ एनएचआरसी उन सब पुलिस वालों के खिलाफ जो है केस दायर करता है। चाइल्ड लेबर, बाल श्रम से संबंधित है, महिलाओं बच्चों के जो भेदभाव संबंधित मामले हैं, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, पुलिस के द्वारा किसी को मार दिया गया, जैसे कि अभी केस हुआ था कि रास्ते में मार दिया कि विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया, तो वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कहलाती है, चाहे वो आर्मी के द्वारा हो चाहे पुलिस के द्वारा हो। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट बहुत गुस्सा रहता है कि ऐसा क्यों हो जाता है, ठीक है ना। कहीं अत्यधिक शक्तियों का इस्तेमाल हो रहा हो, चाहे एग्जीक्यूटिव पावर्स का हो, चाहे किसी को सेक्सुअल वायलेंस या बच्चों के साथ अब्यूज हो, एलजीबीटी कम्युनिटी के राइट हो, एससी एसटी जो भी पिछड़े वर्ग हैं उनसे संबंधित माइनॉरिटी के राइट्स हों, लेबर राइट्स हों, श्रम से संबंधित अधिकार हों, ठीक ना। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, राज्यों में आपस में, जैसे कि बिहार के लोग महाराष्ट्र में जाते हैं, उनके साथ अलग गलत व्यवहार होता है तो वो रिपोर्ट करते हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग हो, मतलब हाथ से गंदगी साफ करने वाले, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजिंग अब जो है इलीगल हो गया है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो भी टॉयलेट के जो गड्ढे होते हैं या उस तरीके की चीज़ें साफ करवाना जो है कानूनन जुर्म है। दिल्ली एक्ट पास हो गया है इसका, मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो अगर किसी व्यक्ति को फोर्स किया जाता है कि आप साफ करो इस तरीके की चीज़ें हाथ से, तो उनको मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब की सब चीज़ें जो हैं एनएचआरसी के इश्यूज कहलाते हैं। इनसे संबंधित कोई भी चीज़ होती है तो एनएचआरसी में एक तो व्यक्ति खुद जाके रिपोर्ट कर सकता है उनके पोर्टल पर जाके, नहीं तो ये सू मोटो भी, मतलब खुद से भी आगे आके इनको लगता है तो अब रिपोर्ट फाइल करके और जो है उसके खिलाफ प्रोसेस कर सकते हैं। इनका खुद का इन्वेस्टिगेशन की टीम भी होती है, मतलब ये राज्य केंद्र पर निर्भर नहीं है जांच के लिए। अब स्ट्रक्चर ऑफ एनएचआरसी क्या होता है, तो स्ट्रक्चर हम देखते हैं। तो आप अच्छे से याद रखना कि 2019 के पहले की जो भी किताबें हैं उनमें सब में ये स्ट्रक्चर गलत दिया हुआ है। 2019 में अब जो अमेंडमेंट हो गए हैं उसके बाद से ये स्ट्रक्चर या संरचना चेंज हो गई। तो आप अच्छे से याद रखना कि एनएचआरसी में अब 13 मेंबर होते हैं सदस्य, सब में गलत दिया हुआ। 2019 की पहले की किताबें वो पढ़ के आप आंसर गलत लगा दिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा कि 2019 में क्या चेंजेस हुए हैं। वर्तमान में आप देखोगे तो अच्छे से याद रखना कि फुल टाइम मेंबर हैं वर्तमान में 5, एक्स ऑफियो मेंबर होते हैं 7 और एक होता है क्या इसका चेयरमैन। तो कुल कितने हो गए, कुल हो गए 13 मेंबर होते हैं वर्तमान में, ठीक है ना। तो इसका सबसे पहले बात करते हैं हम चेयरमैन की। तो चेयरमैन देखो कौन बनता है, ये बनता है CJI, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य जज भी जो है CJI बन सकता है। इसको अब याद रखना आप, पहले जो था मतलब जो 1993 का एक्ट था उसमें केवल CJI बन सकता था, ठीक है ना। और जो 2019 का है इसमें CJI के अलावा कोई भी और जज सुप्रीम कोर्ट का भी चेयरमैन बन सकता है। तो ये अमेंडमेंट आप याद रखना। फुल टाइम मेंबर होते हैं 5, अच्छे से याद रखना आप। एक चेयरमैन हो गया, अब 5 मेंबर होते हैं फुल टाइम जो हमेशा रहते हैं। और एक 5 मेंबर में कौन कौन होता है याद रखना, 3 मेंबर होते हैं ऐसे जो ह्यूमन राइट्स के मामले में एक्सपर्ट होते हैं देश में, अच्छे से याद रखना आप। 3 मेंबर ऐसे होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के मामले में एक्सपर्ट होते हैं। एक मेंबर होता है कोई अन्य सुप्रीम कोर्ट का जज, क्योंकि एक को चेयरमैन बना देंगे तो एक और जज रहेगा जो उसका मेंबर रहेगा, और एक और मेंबर रहेगा जो हाई कोर्ट का जज रहेगा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहेगा या फिर कोई भी जज रहेगा हाई कोर्ट का। तो ये 5 मेंबर जो होते हैं ये फुल टाइम मेंबर होते हैं और हमेशा बने रहते हैं। ये 5 मेंबर और एक चेयरमैन, ये 6 मेंबर हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स का मतलब ये होता है कि कोई भी इस पद पर बैठेगा वो ऑटोमेटिकली इसका सदस्य माना जाएगा। और ये 7 मेंबर होते हैं 7 कमीशन के जो चेयरमैन रहेंगे, मतलब नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, मतलब अनुसूचित जाति जो राष्ट्रीय आयोग है, अनुसूचित जाति का राष्ट्रीय आयोग है, उसका जो भी चेयरमैन बनेगा वो ऑटोमेटिकली जो है एक सदस्य बन जाएगा किसका, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। इस तरीके से नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का जो भी चेयरमैन बनेगा, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, जो पिछड़ी जातियों
का राष्ट्रीय आयोग का जो भी चेयरमैन बनेगा। तो ये जो 3 हैं ये इसलिए यहाँ मेंशन किए हुए मैंने ब्लू से, क्योंकि ये जो है संवैधानिक आयोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, मतलब संविधान में संशोधन करके ये बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो SC/ST तो पहले से ही था, बैकवर्ड क्लासेस अभी बनाया गया है। तो ये 3 जो हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक आयोग हैं। बाकी के 4 हैं जो ये वैधानिक आयोग है, मतलब पार्लियामेंट में लॉ पास करके इनको बनाया गया है। तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग है, और जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट मतलब बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, और चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन विद द डिसेबिलिटीज जो दिव्यांग लोग होते हैं व्यक्तियों के, उनके लिए बनाया गया जो चीफ कमिश्नर होगा। ये 7 लोग जो रहेंगे चेयरमैन, ये ऑटोमेटिकली जो भी इन व्यक्तियों के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगा वो ऑटोमेटिकली कौन बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा NHRC का, ह्यूमन राइट कमीशन का। अब ये इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इन्हीं लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा देखो ह्यूमन राइट के मुद्दे होते हैं, इन्हीं लोग के साथ ही समाज में दुर्व्यवहार होता है, चाहे वो SC का हो, ST का हो, बैकवर्ड होगा, अल्पसंख्यक होगा, या महिलाएं होंगी, या बच्चे होंगी, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटीज होगा जिनको कुछ न कोई दिव्यांगता है। तो इस तरीके की समस्या हमेशा रहती है। तो ये 7 मेंबर जो रहेंगे ऑटोमेटिकली एक्स ऑफिशियल मेंबर रहेंगे। 5 मेंबर ये रहेंगे जिनमें 3 हैं ह्यूमन राइट कमीशन के एक्सपर्ट, और 1 सुप्रीम कोर्ट का जज और 1 हाई कोर्ट का जज। तो ये 5 12 हो गए, और 1 चेयरमैन रहेगा जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या फिर कोई सा भी जज होगा। तो ये 13 लोग मिलकर NHRC का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं FHRC की। तो आप याद रखना FHRC में देखो 3 मेंबर होते हैं राज्यों में, ठीक है ना। तो एक तो होता है आपका चेयरमैन और 2 दूसरे मेंबर होते हैं, ठीक है ना। तो एक जो चेयरमैन बनाया जाता है वो पहले चीफ जस्टिस ही केवल बनता था हाई कोर्ट का, मतलब जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर होता था उसी को बाद में FHRC का चेयरमैन बनाया जाता है। लेकिन अब जो है 2019 में अमेंडमेंट हो गया संशोधन के बाद, तो अब या तो चीफ जस्टिस बन सकता है या कोई सा भी अन्य जज भी बन सकता है। तो एक ये मेंबर हो गया, और 2 फुल टाइम मेंबर होते हैं, और ये दोनों व्यक्ति जो होते हैं वे ह्यूमन राइट के मामले में एक्सपर्ट होते हैं राज्य में, जिनको मानवाधिकारों से संबंधित विशेषज्ञता होती है, ठीक है ना, विशेषज्ञता होती है। फिर इस फील्ड के विद्वान जो होते हैं उनको बनाया जाता है इसका फुल टाइम मेंबर। तो यहाँ पर 3 मेंबर निकाय हैं और NHRC में 13 मेंबर निकाय है। तो ये बॉडी के बारे में आपको पूछा जा सकता है। तो पहले देखो ये अभी अभी जोड़े गए हैं, क्योंकि देखो ये जो बच्चों के लिए राइट है और ये जो कमीशन है, और ये बाद में बनाए गए हैं। जब इसका गठन तो 1993 में हो गया था, लेकिन ये आयोग बाद में बने हैं, तो इनको अब 2019 में संशोधन करके जोड़ा गया है। जो पहले का आयोग था उसमें एक्सपर्ट 2 सदस्य होते थे, मतलब ह्यूमन राइट्स के मामले में जो एक्सपर्ट हैं वो 2 होते थे। अब कितने कर दिए गए, 3 कर दिए गए। तो 3 और 2 5, ये 7 ये 12, और 1 चेयरमैन, 13 सदस्यीय NHRC होता है वर्तमान में 2019 के बाद। और FHRC होता है वो होता है 3 मेंबर। फंक्शंस आप सबको मैंने बता दी। इसको एक सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं, सिविल कोर्ट की तरह ये जो है अपने उन मामलों की जांच कर सकता है, बस इसको कोई भी सजा देने का प्रावधान नहीं है। मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित जो भी इश्यू होते हैं तो या तो सुमोटो कर सकते हैं या फिर रिसीविंग पेटिशन, या तो कोई इनको पेटिशन दाखिल करे तब करेंगे, या अपने मन से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तीसरा इनका काम है ह्यूमन राइट्स के मामले में अवेयरनेस फैलाना और शिक्षा के हिसाब से बहुत सारे अभियान चलाते रहना, ताकि लोगों को मालूम चले कि उनके अधिकार क्या है। तो ऐसे सूटेबल स्टेप्स भी उठाते रहते हैं जिनसे इस प्रकार के वायलेशन जो होती हैं ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन, उनको रोका जा सके, ठीक है ना। बहुत सारे जो प्रोविजंस होते हैं सेफ गार्ड करने के लिए ह्यूमन राइट्स के, उनको भी ये रिव्यू करते रहते हैं देश में लगातार, और अपनी एनुअल रिपोर्ट में राष्ट्रपति को जो देते हैं संसद के लिए, उसमें ये सुझाते रहते हैं कि क्या क्या परिवर्तन करने की जरूरत है, ठीक है ना। ये जेलों में जाना भी इनके लिए अलाउड होता है। ये जेलों में जाके इनमेट्स जो होते हैं, कैदी होते हैं, उनकी लिविंग कंडीशन को देख सकते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, उनको लगातार बात करने का अधिकार होता है, वो अपनी समस्याएं इनको बता सकते हैं। ह्यूमन राइट की फील्ड में जो भी रिसर्च होते हैं उसको प्रमोट करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि लगातार जो है इसके बारे में अपडेट गवर्नमेंट को दिया जाए, ठीक है ना। किसी भी फैमिली के साथ बुरा हुआ है तो ये रिकमेंड देते हैं कि कंपनसेशन और डैमेज जो भी हुआ है किसी के लिए, तो उनके लिए पेमेंट किया जाए। तो आपको पता हो जैसे कि शरणार्थी की जो समस्या हुई पूरी, आपको पता होना चाहिए, जो आपका NRC का इशू हुआ था असम में, तो उसमें पूरे बहुत सारे लोगों को डिटेंशन कैंप में रखा गया था, फॉरेन ट्राइब्यूनल्स में रखा गया, में जिन्होंने अप्लाई किया था वो नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग छूट गए, उनको बोला गया कि देश से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरीके की समस्या हो रही थी, तो वहाँ ह्यूमन राइट कमीशन की जिम्मेदारी बहुत बन जाती है किसी भी सही व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार ना हो जाए। जैसे कि न्यूज़ में आ रहा था कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का नाम उसमें NRC में नहीं आया था,
तो ये जो है वहाँ पे लिविंग कंडीशंस क्या है, लोगों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है, डिटेंशन कैंप, तो ये करंट अफेयर्स का मामला है जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है। लिमिटेशंस क्या क्या निकल के आती हैं, तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती हैं कि इसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। मतलब ये अपनी जो भी वार्षिक रिपोर्ट देता है और वार्षिक रिपोर्ट में जो भी सुझाव देता है सरकार जो है उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि सरकार इस रिपोर्ट को क्यों नहीं माना है उसके लिए संसद में आंसरेबल होती है, उसको संसद में उत्तर देना पड़ता है कि क्यों उसने नहीं मानी इनकी रिपोर्ट, क्यों। अब देखो, अब दिक्कत बताऊं आपको क्या होती है। देखो, जनरली व्यक्ति के साथ व्यक्ति के अधिकारों को उल्लंघन कौन करता है, जनरली सरकारें ही करती हैं, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जम्मू एंड कश्मीर में रहा है, सरकार ने वो आर्मी लगा रखी है पूरी तरीके से, और मान लो कि किसी आर्मी के द्वारा किसी दुश्मन को मारने के चक्कर में किसी और की फैमिली को भी मार दिया उन्होंने साथ साथ में। तो ये जो व्यक्ति की मानवाधिकारों की जो अवहेलना हुई है, इसमें सामने कौन है, सरकार ही तो है। तो सरकार के खिलाफ और व्यक्ति के बीच में एनएचआरसी आता है, और एनएचआरसी इस व्यक्ति को इंसाफ दिलाना चाहता है, और ऊपर किसको रिकमेंड दे रहा है, वो सरकार ही को तो दे रहा है। और यहाँ पर दूसरा जो ह्यूमन राइट्स से उसको दूर करने वाला भी कौन है, सरकार ही तो है। तो इस तरीके से सरकार को बहुत ज़्यादा जो है, सरकार इनके रिपोर्ट्स को सीरियसली नहीं लेती है, क्योंकि एनएचआरसी की रिकमेंडेशन पे बाध्यकारी नहीं होती है। तो इस तरीके से इसको टूथलेस टाइगर कहते हैं, टूथलेस टाइगर। और ये टूथलेस टाइगर कहाँ है, इसी के एक एक्स चेयरमैन जिनका नाम है मिस्टर एच.एल. दत्तू, इनका नाम है। तो एच.एल. दत्तू ने बोला था कि जो इसी के एक्स चेयरमैन थे कि ये जो एनएचआरसी है क्या है, एक टूथलेस टाइगर है, इसमें बहुत सारी कोई भी शक्तियां नहीं दी गई हैं। उसके अलावा क्या है, देखो एनएचआरसी के पास कोई सी भी ऐसे केस जो 1 साल से ज्यादा पुराने हुए हैं उन पर कोई भी केसेस को कंसिडर करने का अधिकार नहीं है। मतलब किसी व्यक्ति की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है तो 1 साल के अंतर्गत ही, मतलब 1 साल से जो पुराने केस हैं उनमें एनएचआरसी के पास कोई भी अधिकार नहीं है। मतलब देश में किसी के साथ भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो 1 साल के अंतर्गत ही एनएचआरसी और एफएचआरसी उस मुद्दे में कुछ कर सकते हैं। दूसरा, इनकी जुरिस्डिक्शन से पूरी आर्म्ड फोर्सेस को, तीनों प्रकार की आर्म्ड फोर्सेस को बाहर रखा गया है। अब सबसे ज़्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन कोई करता है तो वो आर्मी ही करती है, सबसे ज़्यादा पुलिस करती है। पुलिस को तो नहीं रखा गया, हालांकि आर्मी को रखा गया सबसे ज़्यादा। आपको पता है मणिपुर वाले एरिया में जो है, मणिपुर और जेएनके मामले में सबसे ज़्यादा लगभग 15,000 जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई 2016-17 में। 15,000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया और जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ठीक है ना। जो जुडिशरी के पास पहुंचे ही नहीं वो सब मामले, उनको वहीं रास्ते में मर गए वो 15,000 लोग। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह सख्त रहता है ऐसे मामलों में, और चूंकि आर्मी के सभी मामलों को इनके जो भी जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर रखा गया है, तो इनका जो लिमिटेशन है, इनका जो एरिया है इनका बहुत लिमिटेड हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा जो वायलेशन सबसे ज़्यादा होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, वो आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ही हो रहे हैं। चाहे आप देखोगे कि अफस्पा लगा होता है जम्मू एंड कश्मीर में, या फिर मणिपुर में, या फिर और जो भी नागालैंड वाले एरियाज होते हैं, वहां पर लगातार आर्मी को पूरी छूट दे रखी होती है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, तो वहाँ पर मीटिंग में पाकिस्तान बार बार इसी मुद्दे को उठाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, या फिर इंडिया कोशिश करता है कि पाकिस्तान के वाले जम्मू कश्मीर में ऑक्यूपाइड में हम बोलें कि वो वहाँ वायलेशन कर रहे हैं, बलूचिस्तान में वायलेशन कर रहे हैं। इस तरीके से देखें कि मामले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उठते रहते हैं ह्यूमन राइट वायलेशन की, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है इनकी, ठीक है ना। उस और दूसरी अगली लिमिटेशन ये है कि ये पूरी तरह से मैन पावर के लिए जो है वो गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबल है। तो आर्टिकल जो 11 है इसी एक्ट का, वो ये बोलता है कि मैन पावर के लिए जो है गवर्नमेंट पर ही रिस्पॉन्सिबल है। आर्टिकल 32 ये कहता है कि गवर्नमेंट पे ही रिस्पॉन्सिबल है ये सभी प्रकार की ग्रांट के लिए, मतलब इनको काम करने के लिए जो भी ग्रांट और सम ऑफ मनी चाहिए होता है उसके लिए भी ये किस पे जिम्मेदार है, किस पे डिपेंडेंट है, गवर्नमेंट पे ही है, ठीक है ना। और इनकी रिपोर्ट्स आप देखें तो लगातार रिपोर्ट्स भी लेट कर दी जाती हैं, 2 से 3 साल बाद पब्लिश करते हैं ये अपनी रिपोर्ट जो होती हैं, ठीक है। तो ये जो है इसकी प्रमुख लिमिटेशंस बनी हुई हैं। हालांकि इसकी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए सरकार पर डिपेंडेंट नहीं है, इनके पास अपना खुद का ओन जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है।
अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम होती है तो सरकार पर जिम्मेदार नहीं रहना पड़ता, क्योंकि जनरली क्या होता है सरकार के खिलाफ ही होते हैं ऐसे वायलेशन, क्योंकि सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। या तो एग्जीक्यूटिव मशीनरी करती है, या तो जो ऑफिसर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के वही करते हैं वायलेशन, या पुलिस के द्वारा होता है, या आर्मी के द्वारा होता है, या राज्य खुद करता है किसी न किसी मनुष्य के उसकी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन। तो जहां राज्य के खिलाफ ही आपको सबूत इकट्ठे करने हैं और आपके रिकमेंडेशन भी राज्य को ही जा रहे हैं, तो राज्य क्यों मानेगा उसको? इसलिए सबसे ज्यादा अपोजिशन इसका यही होता है कि जो करने वाला है अपराध उसी को आप रिकमेंड कर रहे हो कि इसके खिलाफ आप एक्टिविटी करो, तो वो नहीं करते हैं जनरली। तो इसको बोला जाता है कि इसके जो रिकमेंडेशन है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, जो नहीं लिए जा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट लगातार इसको बोलता है कि एनएचआरसी के जो रिकमेंडेशन है उसको सख्ती से लेना चाहिए, और जो भी सुझाव देता है वो सरकार को उसको मानना चाहिए, क्योंकि इसको टूथलेस टाइगर बोल रहे हैं। मतलब ह्यूमन राइट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और डेवलप जिसने नेशन डेवलप होते हैं ह्यूमन राइट्स की संस्थाएं बहुत मजबूत होती जाती हैं, और उन्हीं से देखा जाता है कि आपके देश में अधिकार क्या है। और सरकार जैसी स्ट्रांग होती है तो इंस्टीट्यूशन को वो कमजोर करने की कोशिश करती है, क्योंकि सरकार को वो क्वेश्चन करते हैं कि आपने गलत किया है। जैसे कि मणिपुर में आप देखेंगे, नागालैंड में या जम्मू एंड कश्मीर में सरकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इतने सारे लोगों की डेथ कैसे हो रही है। तो ओवरऑल हम समरी देखें तो 1993 में जो हुआ और 2019 में हुआ तो क्या क्या परिवर्तन हो गए। तो देखो कौन कौन चेयरमैन बन सकते, तो पहले केवल सीजीआई बन सकता था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता था। अब कौन बन सकता है? या तो सीजीआई बन सकता है या फिर कोई अन्य जज जो है सुप्रीम कोर्ट का वो भी बन सकता है। पहले एक्सपर्ट मेंबर कितने होते थे? जो फुल टाइम मेंबर थे 5 में 2 होते थे, 5 में कितने होते? 3 होते हैं। पहले टर्म और अपॉइंटमेंट देखो, रीअपॉइंटमेंट होते थे पहले भी। पहले एज थी, मतलब 5 साल का कार्यकाल था और 70 साल की उम्र तक वो करते थे। रीअपॉइंटमेंट होते थे 5 साल के लिए ही। अब ये दोनों प्रोविजन सरकार ने हटा दिए हैं, इनका कार्यकाल कम कर दिया है 3 साल का, 70 साल की उम्र तक रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, लेकिन जो एज है या फिर टर्म है वो नहीं बताया है। ये नहीं बताया है कि कितनी साल के लिए रीअपॉइंटमेंट कर रहा है। तो सरकार ने पूरी तरीके से अपने हाथ में वो ले लिया है, और राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। यही बात स्टेट में भी लागू होती है कि पहले चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के होते थे वही बनते थे, अब चीफ जस्टिस बन सकते हैं या कोई सा भी अन्य जज बन सकता है। तो इस तरीके से आप देखें सरकार ने अपना कंट्रोल बढ़ा दिया गया है, और कंट्रोल बढ़ा दिया गया है तो उसकी इंडिपेंडेंट जो है इंडिपेंडेंट कम हो गई है, पावर क्या हो गई है? कम हो गई है। इस तरीके से आप देखें तो लोगों ने बहुत इसका अपोज किया था कि सरकार जो है पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लाना चाहती है ताकि इंडिपेंडेंट रूप से काम ना कर पाए। तो इस तरीके से इसकी बहुत आलोचना भी हुई थी, क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो ओवरऑल हमने सब चीज़ें समझ ली हैं, इस सारे एस्पेक्ट को समझ लिया है। कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी हम देख ले सकते हैं। यहाँ पर हिंदी में नहीं है तो मैं एक पढ़ के हिंदी बता दूंगा, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कौन सी बात जो है एफएचआरसी के बारे में सही है? पहला, द कमीशन हैज द पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट एंड कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एक्सेस रिसीव्ड विद 1 ईयर ऑफ ऑकरेंस। 1 साल के अंतर्गत कोई मामला आता है तो वो ले सकता है, और उन्हें सिविल कोर्ट के अधिकार होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। इट कैन रिकमेंड कंपनसेशन टू विक्टिम, प्रोसिक्यूशन ऑफ अक्यूज, बट सच रिकमेंडेशन आर नॉट बाइंडिंग। ये बात भी सच है। वो विक्टिम के लिए कोई भी कंपनसेशन के लिए बोल सकते हैं राज्य सरकारों को देने के लिए, और इस तरीके के, लेकिन रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है सरकारों पे। उन्होंने, क्योंकि अगर एफएचआरसी ने बोला कि किसी एक परिवार के साथ, एक पूरे परिवार के साथ जो ह्यूमन राइट के वायलेशन हुए हैं, सरकार को, राज्य सरकार को इसको 10 लाख रुपए देने चाहिए। ये रिकमेंडेशन किसने भेजा? एफएचआरसी ने। तो राज्य चाहे तो दे सकता है, ना चाहे तो नहीं दे सकता है, लेकिन जो रिकमेंडेशन देने का अधिकार किसको है? एफएचआरसी को है। इट कैन सबमिट एनुअल रिपोर्ट, अपनी वार्षिक रिपोर्ट सबमिट करता है, जो बाद में दोनों हाउसेज में रखी जा सकती है। एंड रीजन फॉर नॉट एक्सेप्टेंस ऑफ एडवाइस, हाँ, और उनको रीजन देना होता है। अगर उन्होंने एडवाइस नहीं मानी है तो उनको आपने अपने हाउसेस में इसका कारण बताना पड़ता है। तो ये चारों बात सही है, मतलब ऑल इसका आंसर होगा। अगला, हु कैन बी अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन है वो कौन बन सकता है? एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एनी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो पहले ये था कि ओनली रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बन सकता था, लेकिन अब ये भी बन सकता है और एनी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी बन सकता है। तो ये दोनों करेक्ट आंसर इसके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who of the following is not included in the committee constituted for the appointment of chairman of NHRC। NHRC के गठन के लिए जो चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए कमेटी बनती है उसमें कौन नहीं होता है? तो हमने देखा था कि 6 लोग होते हैं, आपको अच्छे से याद होगा।
तो उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, लोकसभा का स्पीकर होता है, और लीडर ऑफ मेन अपोजिशन पार्टी मतलब लोकसभा का अपोजिशन का वो भी होता है। प्रेसिडेंट नहीं होता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। यहाँ हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर था, इसके अलावा होम मिनिस्टर भी था, लोकसभा का स्पीकर था, और वाइस चेयरपर्सन था कहाँ का, राज्यसभा का, और लीडर ऑफ अपोजिशन था दोनों हाउसेस का। मतलब यहाँ अपोजिशन का भी रहेगा और राज्यसभा का भी रहेगा। इस तरीके से 6 मेंबर की कमेटी रिकमेंड करती है। एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है? तो पहला हमने देखे थे कितने 7 मेंबर देखे थे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, आपको अच्छे से याद होंगे। पहला कौन पता है? चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, हाँ ये होता है। नेशनल कमीशन फॉर एससीज भी होता है, एसटी भी होता है, वुमेन भी होता है। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? इसके अलावा होते हैं देखो, एक तो चाइल्ड राइट, नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसके अलावा एक था चीफ कमिश्नर फॉर द पर्सन्स विद द डिसेबिलिटीज, और इसमें एक और बचा है कौन सा? ओबीसी वाला, जिसको हम कहते हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो नेशनल कमीशन है। तो 1 2 3 4 चारों सही हैं। मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और आप इसको रिवाइज करेंगे और नोट्स बनाएंगे तो आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के लिए, और करंट का भी इशूज आप इसको जोड़ सकते हैं। मतलब जो भी रोहिंग्या का इशूज हैं, जो भी शरणार्थी वाले इशूज हैं, असम एनआरसी वाले इशूज हैं, उन सब से इसके राइट कंपनसेट होते हैं, और वहाँ जो है इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि आपको हेल्पफुल रहा होगा। आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। आगे की वीडियोस भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।